हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। जैसे बच्चों आपने अपने पिछले लास्ट लेक्चर्स में जो फर्स्ट चैप्टर था यानी फर्स्ट यूनिट स्थिर विद्युत्की का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत आवेश तथा वैद्युत इसकी थ्योरी को कंप्लीट करा था। और बच्चों आज हम देखेंगे इस चैप्टर्स के एनसीईआरटी बुक्स के न्यूमेरिकल्स। बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है वो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है तो उसमें से हमने केवल क्या कर रहा था, थ्योरी में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र की थ्योरी को कंप्लीट करा था। अभी उसमें थोड़ा सा पोर्शन और बाकी है गॉस की प्री में। तो जितना पोर्शन हमने थ्योरी में कंप्लीट कर लिया है, वैद्युत आवेश, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत ध्रुव, तो जितना पोर्शन हमने थ्योरी में कंप्लीट कर लिया है, आज हम उस पोर्शंस के एनसीईआरटी बुक्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों लास्ट तक बने रहना है क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है और अक्सर बच्चों को शिकायत रहती है कि न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आते। ठीक है, तो बच्चों आज बिल्कुल शांत दिमाग से समझना। आज आपको एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से कराए जाएंगे जिनको आप जीवन भर में कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। बच्चों मेरे पास ये एनसीईआरटी की बुक्स है। ठीक है, तो इसका हम आज एक्सरसाइज के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। और ठीक है बच्चों, और आप भी अपनी एनसीईआरटी को लेके बैठना इन न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल्स हमें ये दे रखा है कि एक वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम के आवेश से हैं, तो इनके बीच कितना बल है। यानी बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है हमें, यानी कि 1.1 में बच्चों ये दे रखा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर। यानी कि बच्चों यहां पे क्या है, ये 2 आवेशित गोले हैं और कहां पे रखे हैं बच्चों, ये वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। पहले गोले पर आवेश है 2 × 10⁻, यानी कि पहले गोले पे मान लीजिए Q1 2 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरे पे आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो पूछा है आवेशित गोलों के मध्य बल F हमसे पूछा गया। बच्चों न्यूमेरिकल्स को दोबारा समझिए। यानी कि क्वेश्चन ये दे रखा कि 2 आवेशित गोले हैं, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। पहले गोले पर आवेश है 2 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरे पे आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलम और इनके बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। बच्चों देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल्स को करने से पहले जो न्यूमेरिकल्स हमें दे रखा है, उस क्वेश्चन हमें दिया गया है, उस क्वेश्चन को पहले आप बहुत ही शांत दिमाग से पढ़िए कि इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या जानकारी दी गई है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया, क्या क्या डाटा दिया गया, और फिर समझिए कि उस सवाल में हमसे, इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में हमसे पूछा क्या गया है। ठीक है, जैसे बच्चों इस न्यूमेरिकल्स में दे रखा था कि 2 आवेश, तो पहला आवेश 2 × 10⁻⁷ कूलम, दूसरा आवेश 3 × 10⁻⁷ कूलम और इनके बीच की दूरी। अब आवेशों के बीच की दूरी को बच्चों व्यक्त करते हैं किससे, हम स्मॉल r से। कितनी रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो सवाल में हमें जो न्यूमेरिकल्स में दिया जाता है उसको लिखिए और जो हमसे पूछा है उसको लिखिए। फिर सोचिए कि ये जो जानकारी हमें दी गई है और जिसके बारे में पूछा गया है, इनसे संबंधित फार्मूला कौन सा है, उस फार्मूले का यूज कीजिए और न्यूमेरिकल्स हो जाता है।
बच्चों देखिए न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल टफ नहीं होते, लेकिन ज़रूरत है बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और थोड़ी कैलकुलेशंस आनी चाहिए मैथमेटिकल, तो न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे दे रखा था पहला आवेश 2 गुणा 10 की घात -7 कूलम, दूसरा आवेश 3 गुणा 10 की घात -7 कूलम, और आवेशों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। अब बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब हम किसी फॉर्मूले का यूज करते हैं तो उसमें जो विभिन्न राशियां होती हैं सभी राशियों के मात्रक सेम पद्धति के होने चाहिए, सेम मात्रक पद्धति के होने चाहिए। जैसे आवेश का हमें मात्रक दिया गया, यहाँ पे किस में दे रखा है बच्चों, कूलम में दे रखा है, तो बाकी जो अन्य राशियां हैं वो भी हमें एसआई पद्धति की ही होनी चाहिए। और यहाँ पे दूरी किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, और दूरी का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों वो क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। बच्चों देखिए होता क्या है आपके साथ, अक्सर आप न्यूमेरिकल्स आते भी गलत कर देते हैं, विशेषकर जो विभिन्न राशियों के मात्रक होते हैं उसमें आप गलती कर देते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है, स्पेशली मात्रक पर ध्यान देना है कि जो राशि हमें दी गई है सभी के मात्रक सेम पद्धति के, अर्थात कह सकते हैं एसआई पद्धति में है या नहीं। अब यहाँ सेंटीमीटर था दूरी, तो हमें यहाँ पे दूरी का जो मात्रक होता है मीटर होता है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 100 से डिवाइड, या इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि 100 है, अब 100 ऊपर जाएगा 10 की घात 2 यानी 10 की घात -2 मीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या पूछा था, इनके मध्य बल पूछा था, और आप जानते हैं कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से कि वायु में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है F = होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है बच्चों, अब इनकी वैल्यू रखिए। अब बच्चों देखिए ये क्या है, 1/4πε0 है, तो आपको थ्योरी में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था कि 1/4πε0 ε0 होती है निर्वात की वायुशीलता। इस पूरे टर्म का 1/4πε0 का किसका बच्चों, 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10 की घात 9। बच्चों ध्यान रखना है, स्थिर विद्युत की में हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, सभी चैप्टर्स में जितने भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे सब में ये कांस्टेंट जरूर आना है। ठीक है, इस पूरे कांस्टेंट को हम के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसका मान होता है कितना, 9 × 10 की घात 9। अब Q1 पहला आवेश 2 × 10 की घात -7, Q2 दूसरा आवेश 3 × 10 की घात -7, और इनके बीच की दूरी r कितनी बच्चों, 30 × 10 की घात -2 का स्क्वायर। अब बच्चों इसको हल कीजिए, तो देखिए बच्चों 3 दूनी 6, तो 9 × 6 कर दिया इसको हमने। अब यहां पर गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है, -7 यानी -7 क्या हो गया, -14 हो गया, -7 क्या होगा, -14। अब -14 + 9, ठीक है, तो कितना बचेगा बच्चों, -5 अपॉन इसका स्क्वायर कीजिए। जब 30 का स्क्वायर किया जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों, 30 का स्क्वायर करेंगे तो जब हम 30 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे, 9 होगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितने, 2 0, 10 की घात -2 का स्क्वायर करेंगे 10 की घात -4। अब देखिए बच्चों इसको हल कीजिए, तो 9 × 9 एक बार कट गया, और यहां बच्चा 6 × 10 की घात -5। ठीक, अब बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए आप, यहां पे हमें दे रखा है कि 2 0 बचे, तो 2 0 का मतलब 10 की घात 2 और 10 की घात -4, यानी 10 की घात +2 और 10 की घात -4, तो +2 -4 कितना हो जाएगा, 10 की पावर -2 हो गया। अब 10 की पावर -2 जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, बच्चों ध्यान रखना है, आपने छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं
कि जब हम किसी संख्या को नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लाते हैं तो उसकी जो घात होती है उस घात का चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये जब ऊपर पहुंचेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा f इक्वल टू 6 गुणा 10 की घात माइनस के 5 और 10 की घात प्लस के 2। गुणा में घातें जुड़ेंगी, -5 और माइनस के 2 कितना हो गया, 10 की पावर माइनस के 3 न्यूटन। तो यह आया बच्चों दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल का मान 6 गुणा 10 की घात माइनस के 3 न्यूटन। अगर इस बल की प्रकृति को देखा जाए, चूंकि ये भी धनावेश और ये भी धनावेश और समान प्रकृति के आवेशों में क्या होता है बच्चों, प्रतिकर्षण। तो ये जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक, तो बच्चों ये हो गया फर्स्ट न्यूमेरिकल्स, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। देखिए अब बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है कि 0.4 माइक्रोकूलाम के आवेश से 0.4 माइक्रोकूलाम के आवेश के किसी छोटे गोले पर अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यानी कि वायु में कोई आवेश दे रखा है, वायु हमें कोई आवेश दे रखा है। मान लीजिए पहला आवेश है 0.4 माइक्रोकूलाम, 0.4 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, तो आगे दे रखा है कि ये जो आवेश है किसी अन्य छोटे आवेश पर 0.2 न्यूटन का बल लगाता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यानी कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल F इजिकल टू दे रखा है बच्चों 0.2 न्यूटन और Q2 बराबर दूसरा जो आवेश है वो दिया गया है 0.8 माइक्रोकूलाम। तो हमसे पूछा गया फर्स्ट दोनों गोलों के बीच की दूरी। फर्स्ट पूछा गया है, यानी ज्ञात कीजिए फर्स्ट दोनों गोलों के बीच की दूरी। R निकालना है और सेकंड पूछा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक है, दूसरे गोले पर बच्चों यहां पे दे रखा है कि दूसरे आवेश द्वारा, ये दे रखा है कि दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर। थोड़ी मिस्टेक हो गई क्वेश्चंस पढ़ने में। ठीक है, तो बी पूछा है यहां पर पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल, यानी कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल। मान लीजिए इसको F डैश मान लीजिए। बच्चों यहां पे दे रखा क्वेश्चन को दोबारा समझिए कि एक 0.4 माइक्रोकूलाम का आवेश था। अब ये आवेश जो है किसी अन्य दूसरे आवेश द्वारा, यानी इस आवेश पर 0.4 माइक्रोकूलाम का जो आवेश है, इस आवेश पर किसी अन्य आवेश द्वारा 0.2 न्यूटन का बल आरोपित होता है और दूसरा आवेश दे रखा है कितना, 0.8 माइक्रोकूलाम। तो फर्स्ट हमसे पूछा गया दोनों गोलों के बीच की दूरी r और पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमें दो आवेश दे रखे हैं। पहला आवेश है बच्चों Q1 0.4 माइक्रोकूलाम का
और दूसरा आवेश है 0.8 माइक्रोकूलम का। तो ये जो दूसरा आवेश है, यानी कि ये जो दूसरा आवेश है 0.8 माइक्रोकूलम का, ये पहले आवेश पर 0.4 माइक्रोकूलम का 0.4 माइक्रोकूलम के आवेश पर 0.2 न्यूटन का बल आरोपित करता है। तो पूछा कि दोनों गोलों के बीच की दूरी, इस r का मान हमसे पूछा गया। तो देखिए बच्चों, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल्स में आपको बताया कि जो भी फार्मूला हम यूज करते हैं उस फार्मूले में जितनी भी राशियां होती हैं सबके मात्रक सेम पद्धति के होने चाहिए। अब यहाँ पे बल हमें दे रखा है 0.2 न्यूटन, यानी कि न्यूटन जो होता है एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक, और यहाँ पे आवेश दिया गया है किसमें बच्चों, माइक्रोकूलम में, और आवेश का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति का वो होता है कूलम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करेंगे, और माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10 की घात -6 10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम इसी प्रकार से ये दूसरा आवेश 0.8 माइक्रोकूलम का था, तो इसमें भी क्या करेंगे हम 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं, फर्स्ट पूछा था आवेशों के बीच की दूरी। तो अब जानते हैं कूलम के नियम से, कूलम के नियम से F इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है बच्चों, वैल्यू रखिए, F कितना 0.2 न्यूटन, ये हो गया 9 × 10 की पावर 9, Q1 है 0.4 × 10 की पावर -6, और Q2 है 0.8 × 10 की पावर -6, और R हमसे पूछा गया। अब देखिए बच्चों, यहां पर इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हुआ, ठीक है, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आता है r²। तो r² बच्चों यहां पे हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा r², ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 × 16 यानी कि 9 गुणा 1.6 हुआ। ये 0.8 की मल्टीप्लाई हमने 2 से कर दी तो 8 2 16 होता है, तो 1.6 आया। अब 10 की पावर -6 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -6 10 की पावर -6 10 की पावर -12 हो गया। अब -12 + 9 तो कितना बचा बच्चों, 10 की पावर -3 बचा, 10 की पावर -3। अब देखिए बच्चों, अब बच्चों यहां पे हमें r की वैल्यू निकालनी है, तो इसको स्क्वायर है तो इसको खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा इस संख्या का रूट, 9 × 1.6 10 की पावर -3। अब बच्चों इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 9 × 6 1.6 है तो इसको हमने चेंज कर लिया किसमें, 16 में। अब 16 का मतलब ये होता है कि 1 पॉइंट, यानी कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, इसका मतलब 10 की पावर -1 है ये, ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि 1.6 है, पॉइंट कैंसिल करेंगे, एक 0 बढ़ जाएगा नीचे। अब 10 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -1 हो जाएगा। अब 10 की पावर -1 ये और -3 ये, 10 की पावर -1 ये आया, 10 की पावर -3 ये आया, तो बच्चों कितना हो जाएगा, गुणा में खाते जुड़ेंगे तो 10 की पावर -4 हो गया। ठीक, अब इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, तो 9 का स्क्वायर आ गया 3, 4 का कितना 12 का 16 का आया 4, और 10 की पावर -4 का कितना है 10 की पावर -2, तो कितना है बच्चों, 3 × 4 12, यानी 12 × 10 की घात -2, और r बराबर आ गया 0.2 मीटर। यानी यह आ गया दोनों गोलों के बीच, दोनों आवेशित गोलों के बीच की दूरी, r = 0.12 मीटर। ठीक है बच्चों, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। अब देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले हो गया। अब देखिए अगला, अब बच्चों देखिए इसी पोर्शंस में, जैसे इसी पोर्शन में सेकंड न्यूमेरिकल्स जो हमें दे रखा था वो ये था कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल, यानी कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर आरोपित बल।
तो बच्चों आपको थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था, क्योंकि पहले आवेश दूसरे आवेश के द्वारा पहले आवेश से बल लग रहा था 0.2 न्यूटन का। तो आपको थ्योरी में क्लियर किया गया था, ये डेरिवेशन प्रूफ भी किया गया था कि दो आवेशों के मध्य जो बल होता है वो परस्पर म्यूचुअल होता है। अर्थात पहला आवेश दूसरे आवेश पे जितना बल लगाएगा तो दूसरा आवेश भी पहले आवेश पे उतना ही बल लगाता है। बट होता क्या है कि दोनों की डायरेक्शंस क्या होती है, विपरीत होती है। यानी कि पहला आवेश दूसरे आवेश पे जितना बल लगाएगा तो दूसरा आवेश भी पहले आवेश पे उतना ही बल लगाता है। यहां पर दूसरा आवेश पहले आवेश पे कितना बल लगा रहा था, 0.2 न्यूटन का। तो दूसरा जो आवेश होगा, यानी कि दूसरा आवेश पहले पे बल लगा रहा था 0.2 न्यूटन का, ठीक है। तो यहां पर पहला आवेश दूसरे आवेश पे भी इतना ही बल लगाएगा, 0.2 न्यूटन का। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। देखिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है क्वेश्चंस 1.3 किधर रखा कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी MEMP बीमाहीन है। यानी कि बच्चों हमें जांच द्वारा ये वेरीफाई करना है कि के स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी MEMP बीमाहीन है। अब देखिए बच्चों, बीमाहीन का मतलब इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है। अब बच्चों यहां पे पहले समझ लीजिए कि क्या है बच्चों, के यहां पे क्या है, एक नेतांक है, एक नेतांक है और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये आप जानते हैं मूल आवेश, ठीक है। कैपिटल जी होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नेतांक और ME का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और MP का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो बच्चों इसमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला तो ये दे रखा है कि ये सुनिश्चित करना जांच द्वारा कि के स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी MEMP एक बीमाहीन है, ठीक है। दूसरा ये भी हमसे पूछा है इसमें कि ये जो अनुपात है, इस अनुपात से हमें क्या पता चलता है, ये क्या बताता है, ठीक है। तो पहले बच्चों चेक करते हैं कि ये जो अनुपात है वो एक बीमाहीन है। अब देखिए बच्चों यहां पर चूंकि बच्चों इधर रखा है के स्क्वायर अपॉन जी MEMP, इसको हमें बीमाहीन सिद्ध करना है। तो k इजिकल टू आपको मालूम है k नेतांक है और k की वैल्यू है कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो k के स्थान पे सबसे पहले आप क्या कीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी MEMP पुटअप कीजिए। बच्चों देखिए इसको बीमाहीन प्रूव करने का मतलब ये मात्रकहीन है। तो या तो आप मात्रक प्रूव कर दीजिए कि मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं है, या इसका बीमीय सूत्र प्रूव कर दीजिए कि इसका कोई बीमीय सूत्र नहीं है, पूरा हो जाता है। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे लिखिए इन सब के बीमीय सूत्र। अब जानते हैं 1/4 पाई। तो बच्चों आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा कि जितने भी नेतांक होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी फार्मूले में 2 आ रहा है, कहीं पे 3 आ रहा है, कहीं पे 4/3 आ रहा है, E आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, इनका कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है, सबके सब क्या होते हैं, बीमाहीन होते हैं। तो यहाँ पे 4 पाई बीमाहीन हुआ,
ई क्या होता है? आवेश, और आवेश का विमेय सूत्र होता है बच्चों AT। क्या होता है? AT, तो AT का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या होती है? निर्वात की वैद्यशीलता। क्या होती है बच्चों? निर्वात की वैद्यशीलता होती है। तो वैद्यशीलता का विमेय सूत्र लिखिए। अगर आपको नहीं मालूम है वैद्यशीलता का विमेय सूत्र तो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बल का जो फॉर्मूला होता है किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य बल F इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F R स्क्वायर। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो Q1 Q2, Q1 का विमेय सूत्र हो जाएगा 80, ठीक, Q2 का भी क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 4 पाई का कोई विमेय सूत्र नहीं। F क्या होता है? बल, और बल का विमेय सूत्र होता है mlt माइनस 2, और r दूरी का हो गया L2। तो अगर इसको हम आगे हल करें तो देखिए सॉल्व होके आता है m-1 हो गया, क्योंकि m अपॉन में है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे इसकी जो बीमा होगी उसका साइन चेंज होगा, m-1। l को सॉल्व कीजिए, L2 ये, एक L ये, गुणा में घात पावर जोड़ेंगे, 2 और 1 3 हो गया, ऊपर जाके माइनस के 3, ठीक। अब देखिए t-2 है बच्चों, तो ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो +2 ये, एक ये कितना हो जाएगा? T4 हो गया, और ये A2 हो गया। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट का विमेय सूत्र आ रहा है m-1 L-3 T4 A2। तो ये विमेय सूत्र यहां पे रखिए, यानी कि m-1 L-3 T4 A2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए आगे कैपिटल G, और कैपिटल G क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। तो इसके विमेय सूत्र को देखिए, आपने पढ़ा होगा कि किन्हीं दो, मान लीजिए दो बिंदु, ये दो कण हैं, दो पिंड है m1 m2 द्रव्यमान के, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है फिजिकल टू Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, और इससे G इज इक्वल टू आता है F R स्क्वायर m1 m2। तो F विमेय सूत्र क्या हो गया? mlt-2, R का क्या हो गया? L2 हो गया, और m1 m2 का क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। और इसको आगे हल किया जाए तो बच्चों आता है ये m-1, ठीक है, L3 और t-2, ठीक, यानी कि F यहां पे G इज इक्वल टू आया, G इज इक्वल टू देखिए F R स्क्वायर अपॉन m1 m2 F बल, तो बल का mlt-2, R दूरी L2 हो गया, और m1 m2 ये भी द्रव्यमान ये भी द्रव्यमान, ठीक है। तो m1 m2 क्या है? द्रव्यमान है, तो इनका क्या हो जाएगा? m2। इसको ऊपर ले गए तो m की पावर -2 + 1 -1 बचा, L की बीमा 1 और 2 कितना हो गया? 3, और t का क्या हो? -2 होगा, ठीक। तो बच्चों यहां पे हम g का विमेय सूत्र रखें तो कितना आता है? m-1 L3 और t-2 आता है। अब me का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, mp का मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो इन दोनों का जो विमेय सूत्र होगा बच्चों हो जाएगा m2। अब इसको हल कीजिए तो ये हो जाएगा A2 T2 अपॉन, यहां पे हम देखें, अब देखिए बच्चों m के कितना आ गया? -1 कितना हो गया? -2। अब ये बच्चों यहां पे ध्यान से अगर देखें, m की भी -1 ये और +2 गुणा में है सब, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ेगी, -1 -2 +2 खत्म। अब यहां पे देखिए t-3 और ये L-3 L+3 ये भी खत्म, यानी कि ये सबका सब क्या हो? ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल। अब L-3 + L-3 ये कैंसिल, ठीक। अब बच्चों यहां पे
टी की विमा +4 है, -2 और A2। तो अगर इनको हल किया जाए तो यहाँ पे बचता है टी की विमा 4 + 4 -2 कितना हो जाएगा T2 और A क्या हो जाएगा A2। अब इससे ये खत्म हुआ, ये खत्म, तो ये क्या आ गया बच्चों, बीमाहीन आया। ठीक, यानी कि जो हमारा अनुपात है इसका कोई भी विमेय सूत्र नहीं आया और यही हमें जांच द्वारा सुनिश्चित करना था कि ये जो अनुपात होता है बीमाहीन होता है। ठीक है, एक बात दोबारा समझ लीजिए बच्चों, यानी K²/GMEP हमें प्रूव करना था, स्पष्ट करना था, ये बीमाहीन था। अब K नियतांक होता है, इसका मान होता है इसकी 1/4πε0, ये हमने रख दिया। अब यहाँ पे सभी के विमेय सूत्र लिखे। 1/4π नियत राशि होती, इनका कोई विमेय सूत्र नहीं होता, छोड़ दिया। E आवेश, आवेश का हो गया AT। ठीक, ε0 का विमेय सूत्र हमारा बच्चों ये आया था, ε0 का इस प्रकार से M-1 L-3 T4A2 ये रखा हमने। कैपिटल G का हमारा ये आया विमेय सूत्र, इसको हमने रखा। ठीक, और यहाँ पे MEMP क्या हो गया, द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होगा A2। हल करा, M-1 -2 खत्म, L-3 L+3 ये खत्म, तो यहाँ पे T4 था, T-2 कितना था T2 A2। अब ये क्रॉस हो गया, ये हो गया बीमाहीन। ठीक, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं इसका इसी का नेक्स्ट पोर्शन। बच्चों आगे हमें नेक्स्ट पोर्शन में ये पूछा था किसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका बच्चों मान अगर हम ज्ञात करते हैं, यानी कि अगर इसको देखा जाए क्योंकि ये सबके सब कांस्टेंट हैं, सबके सब कांस्टेंट हैं, तो इनके मान को अगर इनकी वैल्यू को हम रखें तो के का मान आप जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है। E 1.6 × 10⁻⁻के 19 का स्क्वायर। कैपिटल G होता है 6.67 × 10⁻के 11। Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। MP प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। यानी यहाँ पे सभी नियतांक की अगर वैल्यू हम रखते हैं, के की वैल्यू 9 × 10⁻9, E मूल आवेश 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर और G की वैल्यू 6.67 × 10⁻11। Me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। MP प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27। अगर इस पूरे को कैलकुलेट किया जाए, आई होप इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 2.3 × 10⁻39, यानी इतनी वैल्यू ये आती है। ठीक है, यानी इस अनुपात का मान बच्चों कितना है 2.3 × 10⁻39 39। ठीक, अब बच्चों यहां पे हमें ये पूछा था कि अनुपात हमें क्या दर्शाता है। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से अगर हम इसको देखें तो G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, E आवेश और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। ठीक है बच्चों, तो ये जो अनुपात है वास्तव में, यानी कि ये जो अनुपात है एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो अनुपात है वास्तव में, देखिए इसको साफ करते हैं। तो बच्चों वास्तव में ये जो अनुपात है, अगर इसको हम देखें तो वास्तव में ये जो अनुपात है, जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, ये एक प्रोटॉन, ये r दूरी पर, अगर इनके मध्य क्या निकालें हम, वैद्युत बल ज्ञात करें। वैद्युत बल Fe तो कितना आएगा, कि इलेक्ट्रॉन का आवेश E, प्रोटॉन का आवेश E और इनके बीच की दूरी r। तो Fe हो जाएगा Ke²/r²। के की जगह 1/4πε रख सकते हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान Me और प्रोटॉन का द्रव्यमान MP, तो इनके मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा F = G MEMP/r²। ठीक, इक्वेशंस फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, अगर समीकरण 1 को बच्चों हम 2 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा Fe/F G।
ठीक है, डिवाइड करते हैं तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म होगा और डिवाइड करने पे आ जाएगा ये के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। अर्थात ये जो अनुपात होता है, हमें अनुपात क्या प्रदर्शित करता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के मध्य लगने वाले वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के अनुपात को व्यक्त करता है। ठीक, तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। देखिए बच्चों 1.4 क्वेश्चन थियोरेटिकली है। इसमें दे रखा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटमीकृत है। इस कथन से आप क्या तात्पर्य है, और स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो पहला बच्चों आपसे पूछा आवेश की क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति आपको थ्योरी में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया था। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर को देखना, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए, आवेश की क्वांटम प्रकृति का मतलब होता है कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो आवेश का परिमाण होता है वो मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज, यानी ई का मतलब बच्चों पूर्ण आवेश। ठीक है, तो यानी कि प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इसी को कहते हैं बच्चों आवेश की क्वांटम प्रकृति। यानी कि किसी वस्तु पे जो आवेश होगा, जो मूल आवेश है ई, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है इसका क्या होता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, इस प्रकार से होता है। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 गुना 2.5 गुना आधा गुना पौन गुना, इस प्रकार से नहीं होता है। इसी को कहते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति। अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन इसमें हमसे पूछा था कि अगर हम किसी वस्तु में बहुत बड़ा आवेश है तो इस आवेश की जो क्वांटम प्रकृति है इसकी हम अपेक्षा करते हैं, इसको छोड़ते हैं। देखिए बच्चों, जब हम किसी वस्तु को बहुत बड़ा आवेश देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर आवेश है 2 माइक्रोकूलम का, 2 माइक्रोकूलम का ना 2 गुणा 10 की घात -6, यानी कि जब व्यवहार में किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं, बहुत बड़ा आवेश देते हैं, जैसे मान लीजिए 2 माइक्रोकूलम है तो ये कितना हो गया, 2 गुणा 10 की घात -6 कूलम। तो अब मूल आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। अब ये जो बड़ा आवेश है, ये इस मूल आवेश की अपेक्षा क्या बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। तो व्यवहार में हम क्या करते हैं, व्यवहार में आवेश को कैसा माना जाता है, सतत माना जाता है। आवेश का वितरण जो होता है वो सतत माना जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं कि बड़े आवेश की स्थिति में इस मूल आवेश को क्या मान लेते हैं, हम नगण्य मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स, जो शेष न्यूमेरिकल्स अपने अगले लेक्चर्स में देखेंगे। और बच्चों इन न्यूमेरिकल संबंधित कहीं आपको कोई क्वेरी हो, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करना और लेक्चर्स को लाइक भी करना। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।